Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri and in today's session में आप सभी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो PhD एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं आप सभी के साथ लेक्चर सीरीज़ अभी ले रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम AMU रिसर्च मेथोडोलॉजी 2017 साल के PYQs देखेंगे, ओके, ऑफ PhD एडमिशन्स टेस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को देखने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स है रिलेवेंट टू टॉपिक्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में। एंड देखो, काफ़ी सारे PYQs ईच ईयर अगेन एंड अगेन रिपीटेटिवली पूछे भी जाते हैं। सो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप सभी को पता है AMU PhD एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है। ओके, सो इसमें आपको 50% MCQs ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाएंगे एंड 50% MCQs आपको ये कंसर्न्ड सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे। ओके, दैट्स वाई आप सभी को एटलीस्ट 50% मार्क्स तो स्कोर करने ही है। दैट्स वाई कि आप AMU PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई कर सके। सो जिसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड वो PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। दैट्स वे ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF भी प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं। उनको गारंटीड 80% जो MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD एडमिशन्स टेस्ट एट AMU। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली आप मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है दिस इज़ नथिंग बट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी रिवीजन पैकेज, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में गारंटीड काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड वो PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। पिछले साल भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स को परचेस किया था एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई भी किया था PhD एडमिशन्स टेस्ट को। ओके, सो इस साल भी जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स को परचेस करेंगे वो गारंटीड PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। द बेसिक स्टैटिस्टिकल डिवाइस यूज्ड फॉर असेसिंग रिलायबिलिटी इज। नाउ रिलायबिलिटी को असेस करने के लिए इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिकल डिवाइस हम यूज़ करते हैं? कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देन फ्रीक्वेंसी काउंट, मीडियन स्कोर, देन स्टैंडर्ड एरर। ना स्टूडेंट्स, रिलायबिलिटी ये रिसर्च की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी रिसर्च को किसी भी सिचुएशंस में अगेन एंड अगेन करते हैं देन हमेशा आपको किसी भी सिचुएशन में उस रिसर्च के आंसर्स वही मिलते हैं। ओके, आर यू गेटिंग? एंड उसे कहा जाता है व्हाट? रिलायबिलिटी। मतलब कितने स्टेबिलिटी के साथ आपको वही रिसर्च के रिजल्ट्स मिलते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। सो इसका मतलब ये होता है कि उस रिसर्च की रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा है। एंड दैट टू अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या फिर टेस्ट को यूज़ करते हो रिसर्च में ताकि वो किसी भी डेटा को मेजर कर सके, सो उस इंस्ट्रूमेंट एंड टेस्ट की जो एबिलिटी होती है कि वो आपको बार बार वही आंसर्स एक्यूरेटली प्रोवाइड करे। सो इसका मतलब ये होता है कि उस टेस्ट या फिर इंस्ट्रूमेंट की उतनी रिलायबिलिटी है। ओके, सो रिलायबिली आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या फिर टेस्ट को बार बार रिसर्च में यूज़ कर सकते हो, या फिर उसी रिसर्च मेथड को आप
ये डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ एक्चुअली रिलायबल. ओके, सो इस रिलायबिलिटी को असेस करने के लिए काफ़ी डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला डिवाइस ये है कोरिलेशन कोएफिशिएंट. नाउ दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ नथिंग बट एक कोरिलेशन होता है वेरिएबल्स के बीच का. ओके, एंड इसके थ्रू आप इंटेंसिटी एंड जो डायरेक्शन होता है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स उसे मेजर कर सकते हैं. एंड दैट्स वाई ये एक स्टैटिस्टिक की तरह काम करता है, ताकि ओके आप रिलायबिलिटी जो होती है टेस्ट की उसे डिटर्मिन कर सके. अदर मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं रिलायबिलिटी को असेस करने के लिए, एंड वो है basically test retest reliability. Okay, test retest reliability. Then another method is nothing but inter-rater reliability. Okay, inter-rater reliability. Then internal consistency reliability. Okay, internal consistency reliability. So all of these are nothing but the methods और the statistical devices जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हम reliability को assess कर सकें. That's why from these options your correct answer should be option 1, that is correlation coefficient. And if you see standard error, then standard error का मतलब ये होता है कि जब भी स्टैंडर्ड एरर आती है देन इसका मतलब ये होता है कि देर इज़ समहाउ द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मेजर एंड द यू नो सैम्पल मेजर. मतलब सैम्पल के जो डेटा सेट्स होते हैं उनमें से जो आपको डेटा मिलता है और द डेटा विच रिप्रेजेंट्स द सैम्पल एंड द डेटा विच बेसिकली रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन, उनमें अगर कोई डिफरेंस होता है देन दैट डिफरेंस इज नथिंग बट व्हाट स्टैंडर्ड एरर. ओके, मीडियन स्कोर इज नथिंग बट व्हाट द वैल्यू ऑफ मीडियन. ओके, मतलब पूरे डेटा सेट में मीडियन की वैल्यू क्या है वो. एंड फ्रीक्वेंसी काउंट यानी कि आपके डेटा सेट में किस डेटा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, सो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट द फ्रीक्वेंसी काउंट. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नाउ यहाँ पे आपको देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं. सो इनमें से कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक ऐसी है जो कि एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है. सो वेदर इट इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या फिर पर्पजिव सैम्पलिंग या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या फिर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. नाउ स्टूडेंट्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का मतलब होता है कि फ्रॉम दिस सैम्पलिंग टेक्निक आप नॉन रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो. मतलब यहाँ पे सभी सैम्पल्स को देखो इक्वल चॉइस नहीं होता है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर ले या फिर स्टडी में वो पार्टिसिपेट हो जाए. ओके, सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स का मतलब ये होता है. And if you see all of these options, then simple random sampling, systematic sampling and stratified sampling, ये basically तीनों भी probability sampling techniques है. So these are the probability sampling techniques because probability sampling techniques में आप randomly samples को select करते हो and इन तीनों भी techniques में आप randomly samples को select करते हो, but थोड़ा तरीका different होता है. मतलब number of steps थोड़े different होते हैं but उनका जो principle है वो एक ही है. बट इफ़ यू सी पर्पजिव सैम्पलिंग, देन पर्पजिव सैम्पलिंग ये एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है बिकॉज पर्पजिव सैम्पलिंग में नॉन रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन एंड दैट्स वाई ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है. पर्पजिव सैम्पलिंग में बेसिकली रिसर्चर के पास एक पर्पज़ होता है एंड उसी पर्पज़ की वजह से वो उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है उसके स्टडी में जिनके पास वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है. एंड दैट्स व्हाई पर्पजिव सैम्पलिंग बेसिकली ऐसे सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स काफ़ी कम होते हैं. ओके, एंड जिसमें काफ़ी रिसर्च स्टडी अगर कोई सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर होता है देन काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स देखो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव टॉपिक एंड दैट्स व्हाई इन दिस सिचुएशंस बेसिकली रिसर्चर पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करता है. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 2, दैट इज पर्पजिव. ओके, सो AMU PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी को पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. पेपर 2 यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट सेक्शन. ओके, सो
इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। एमसीक्यूज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो होते हैं एंड पीवाईक्यूज होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए पेपर 2 स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली आप मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो पेपर 2 स्टडी मटेरियल है ये आप सभी को पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा। बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको एग्जामिनर्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं ऑन योर कंसर्न रिसर्च टॉपिक एंड कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट। सो स्पेशली इंटरव्यू में आपको पेपर 2 के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। दैट्स व्हाई पेपर 2 स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, सर्वेज आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग। नाउ सर्वेज किस प्रकार का डेटा जनरेट कर सकता है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, नन ऑफ द अबव। नाउ स्टूडेंट, सर्वेज के बारे में हमने पिछले भी सेशंस में देखा था, राइट? सो सर्वेज ये एक रिसर्च का मेथड है जिसमें बेसिकली आप अपने रिस्पोंडेंट्स को क्या करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड रिस्पोंडेंट्स आपको आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं दीज आर बेसिकली नथिंग बट क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस एंड एज वेल ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओके, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स काफ़ी कम होते हैं, मतलब जैसे कि एमसीक्यूज में आप ऑप्शंस देते हो, राइट? सो उन ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कहा जाता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस एंड येस और नो क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स, देन अग्री डिसअग्री टाइप क्वेश्चंस, ये भी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस ही रहते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, मतलब बड़े बड़े आंसर्स वाले क्वेश्चंस, मतलब आप डिस्क्रिप्टिवली पूछते हो रिस्पोंडेंट्स को एंड रिस्पोंडेंट्स भी डिस्क्रिप्टिवली आपको आंसर्स उस क्वेश्चन के लिए प्रोवाइड करते हैं। सो इन द केस ऑफ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आपको कई बार क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है। क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि ऐसा डेटा जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर कर सके, और द न्यूमेरिकल टाइप डेटा, जैसे कि अगर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में आपने किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल ऑप्शंस अगर दिए हैं आपके रिस्पोंडेंट्स को, देन ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा ही वहाँ पे मिलेगा। बट ओपन एंडेड क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स मिलते हैं, यानी कि आपको एक क्वालिटेटिव डेटा यहाँ पे मिलता है। सो क्वालिटेटिव डेटा इज़ नथिंग बट अ डेटा जिसमें आपको क्वालिटी मिलती है। जैसे कि देखो, आपको ओपिनियंस जो देते हैं आपको, सो उनके जो फीलिंग्स होते हैं या फिर उनके जो बिहेवियर्स होते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। सो इसका मतलब ये होता है कि सर्वेज आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग बोथ टाइप्स ऑफ डेटा, यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा बोथ। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है आंसर 1, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, प्लेजरिज्म इज, नाउ प्लेजरिज्म क्या है? सेइंग समथिंग इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कुछ कहना, reproducing the words of others without acknowledging the source। so दूसरे persons के words को reproduce करना and उनको acknowledge तक नहीं करना। then reproducing the words of others and acknowledging the source, दूसरे persons के words को reproduce करना and उन्हें acknowledge करना। saying something in a covert manner, छिपकर कुछ कहना। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली प्लेजरिज्म ये रिसर्च मेथडोलॉजी में काफ़ी अनएथिकल माना जाता है एंड ये हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था और पिछले बेसिकली सेशन में देखा था। सो स्टूडेंट्स, प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि इफ़ यू रेफर एनी काइंड ऑफ अ सोर्स, जब भी आप रिसर्च करते हो एंड रिसर्च पूरा होने के बाद जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो एंड इफ़ यू कॉपी द आइडियाज़ देन वर्क ऑफ अनदर रिसर्चर एंड उनके आइडियाज़ और वर्क को अगर आप अपना ही मान के अपने रिसर्च रिपोर्ट में लिखते हो एंड उसे अगर आप
एक्नॉलेज तक नहीं करते हो, देन उसे कहा जाता है व्हाट, प्लेजरिज्म. एंड दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज अवॉइड प्लेजरिज्म इन रिसर्च मेथडोलॉजी. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी आंसर टू reproducing the words of others without acknowledging the source. Okay. अ काई स्क्वायर इज, नाउ काई स्क्वायर क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल फिगर है फॉर कंपेयरिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू और मोर सैम्पल्स, अ चाइनीज फॉर्मूला टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अ फोर साइडेड फिगर टू सॉल्व स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स, अ स्टैटिस्टिकल सोल्यूशन इन विच ऑल फोर वेरिएबल्स आर ऑफ द सेम वैल्यू. नाउ स्टूडेंट्स, काई स्क्वायर के बारे में तो आपने सुना ही होगा. काई स्क्वायर ये जो है स्टैटिस्टिकल फिगर, ये आपको काई स्क्वायर टेस्ट से मिलती है. एंड chi-square टेस्ट इज बेसिकली नथिंग बट अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट जिसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहा जाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो chi-square टेस्ट है, दिस इज नथिंग बट अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, एंड जिसे हम करते हैं ताकि हम जो फ्रीक्वेंसीज होती है दो या फिर उससे भी ज़्यादा वेरिएबल्स और सैम्पल्स के, उनको हम कंपेयर करें उसके लिए. ओके, सो दिस इज़ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट जिसे हम कैटेगरिकल डेटा के लिए यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ यूज टू डिटरमिन वेदर योर डेटा आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्टेड. ओके, सो बेसिकली chi-square टेस्ट को यूज़ किया जाता है ताकि आप जान सके कि जो डेटा आपने एक्सपेक्ट किया है एंड असल में जो डेटा आपने ऑब्जर्व किया है उनके बीच में क्या डिफरेंस है. नाउ chi-square टेस्ट के दो टाइप्स होते हैं. पहला तो टाइप होता है कि गुडनेस ऑफ फिट. ओके, गुडनेस ऑफ फिट. नाउ दिस गुडनेस ऑफ फिट जो है, दिस इज अ टेस्ट, ओके, whether there is a frequency distribution of categorical data variable, okay, which is different from your expectation. मतलब जो categorical variable होता है under the study, उसकी जो frequency होती है, so वो जो frequency होती है, so basically इसके लिए आपके लिए एक expected frequency होती है and एक observed frequency होती है. so ये जो expected frequency and observed frequency, इन दोनों का जो difference है, okay, उसे जानने के लिए goodness of fit test का यूज़ किया जाता है. एंड जो सेकेंड जो इसका टाइप है वो ये है कि chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. सो इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट. सो इसका मतलब ये होता है कि chi-square टेस्ट ये एक क्या है, स्टैटिस्टिकल फिगर है जिसके थ्रू आप फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर सकते हो. बट व्हाट आर दिस फ्रीक्वेंसीज? सो दिस फ्रीक्वेंसीज आर नथिंग बट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू और मोर सैम्पल्स अंडर स्टडी. ओके, सिनॉप्सिस ऑफ अ रिसर्च इज, नाउ रिसर्च का जो सिनॉप्सिस है वो क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ अ रिसर्च, डॉक्यूमेंट प्रिंट ऑफ अ रिसर्च, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड, सैम्पल डिज़ाइन. नाउ स्टूडेंट्स, सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि बेसिकली अ समरी टाइप. ओके, अ समरी, आप इसे समरी भी कह सकते हो. सो इन अदर वर्ड्स ये एक शॉर्ट आउटलाइन होता है कि आप क्या रिसर्च कर रहे हो, ओके, और आपने क्या रिसर्च किया है. ओके, एंड बेसिकली इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स की समरी होती है कि क्या क्या स्टेप्स आपने लिए थे रिसर्च करने के लिए, ओके, ताकि आपको रिसर्च के रिजल्ट्स मिल सके. देन ये आपको एक प्रकार की यू कैन से आइडिया देता है कि व्हाट रिसर्च एम्स एट अचीविंग एंड विद इन व्हाट टाइम फ्रेम. इट हेल्प्स यू टू स्टे फोकस्ड एंड मेक्स रिसर्च वर्क जनरली लेस टेडियस. ओके, दैट्स वाई ये सिनॉप्सिस जो है रिसर्च का, दिस इज नथिंग बट अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ रिसर्च, बिकॉज ब्लू प्रिंट का मतलब होता है व्हाट, खाका. सो खाका का मतलब यही होता है कि आउटलाइन. ओके, अ शॉर्ट आउटलाइन ऑफ योर होल रिसर्च प्रोसेस. ओके, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस? नाउ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं एंड इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है विच इज़ नथिंग बट अ first step, okay, in starting the research process. So searching sources of information to locate problems, then survey of related literature, identification of problem, then searching for solutions to the problem. Now students, ये जो research process जब भी हम start करते हैं, then उसमें पहली step तो हमारी यही होती है कि we should identify the research problem. ओके, रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि एक ऐसा इशू, ओके, जिसके लिए आप आंसर चाहते हैं एंड उसका आंसर ढूंढने के लिए आप रिसर्च करना चाहते हो. ओके, दैट्स वाई
Here your correct option should be answer 3, which is identification of problem. Okay. क्वालिटेटिव डेटा इज, नाउ क्वालिटेटिव डेटा एग्जैक्टली क्या होता है? सुपीरियर इन क्वालिटी, रिकॉर्डेड इन नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म, देन रिकॉर्डेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, देन वेरी रिलायबल. नाउ स्टूडेंट्स देखो, क्वालिटेटिव डेटा हमने देखा इसी सेशन में, राइट, कि क्वालिटेटिव डेटा इज नथिंग बट अ डेटा, ओके, जो बेसिकली एक क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि ह्यूमन के फीलिंग्स क्या है, राइट, ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं, उन्होंने क्या पहले एक्सपीरियंस किया था. ओके, दैट्स वाई क्वालिटेटिव डेटा जो है वो हमेशा नॉन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, एंड जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है. ओके. So students, here your correct answer should be option 2, that is recorded in non-numerical form. Okay. Qualitative research method does not contain the following. Now qualitative research method में इनमें से कौन सी बात नहीं होती है? Ethnographic element, inductive approach, statistical inquiry, descriptive. Qualitative research method does not contain the following. Okay. So students, qualitative research method basically contains the ethnographic studies, then inductive approach and descriptive analysis, but इसमें कोई statistical inquiry नहीं होती है. So this is your correct answer, which is answer 3. Okay. A case study is, now case study क्या है? The study of a complicated case, the study of a typical case, the investigation of the way a single instance or phenomenon functions in the context, the investigation of a case that deals with learning disabilities. Now case study जो है, this case study is nothing but a study on a unique case. Okay, and ये जो unique case होती है ये काफ़ी unique होती है. So it could be a person, a situation or event or anything. Okay, that's why case study एक ऐसा investigation होता है which is the way a single instance or phenomenon functions in the context. So that's why here your correct option should be answer 3, this one. Okay. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood everything जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके.